circulation and introduction to CHD, that is congenital heart diseases. So fetal circulation में कुछ स्पेशलिटीज़ होती है जो कि नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन से अलग होता है. वो क्या क्या स्पेशलिटीज़ है? पहला तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेबी को. देन दूसरा, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस रहता है सर्कुलेशन में क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं फीटल सर्कुलेशन में. देन थर्ड, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फीटल सर्कुलेशन में. क्या क्या है वो? फर्स्ट डक्टस वीनोसस होता है, सेकेंड फोरामेन ओवेल एंड थर्ड डक्टस आर्टेरियोसस. देन फीटल सर्कुलेशन को हम एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. सो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन निकलता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और फिर वो जाता है बेबी के इंफीरियर वीना कावा में. इंफीरियर वीना कावा में किसके थ्रू जाता है? डक्टस वीनोसस के थ्रू. तो डक्टस वीनोसस एक बाईपास चैनल होता है लिवर में, उसके थ्रू जाता है इंफीरियर वीना कावा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है. देन सुपीरियर वीना कावा से भी ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में. सो राइट एट्रियम में मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. एंड राइट एट्रियम में भी सिलेक्टिवली जो 1/3 ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड वाला वो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, जबकि 2/3 ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड वाला होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू चला जाता है राइट वेंट्रिकल में और अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है. तो पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है और वो पल्मोनरी आर्टरी से लेकर फिर लंग्स में चला जाता है. अब लंग्स में उतने ब्लड की तो ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो पल्मोनरी आर्टरी से भी एक डक्टस आर्टेरियोसस करके स्ट्रक्चर होता है जो उसको कनेक्ट करता है एओर्टा से. वहाँ से बाकी ब्लड एओर्टा में चला जाता है और स्पेशली डिसेंडिंग एओर्टा में. अब यहाँ पे जो 1/3 ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था राइट एट्रियम से वो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है. तो एओर्टा में ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. नाउ एओर्टा से जो ब्लड है फाइनली अम्बिलिकल आर्टरी में जाता है डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड एंड फिर वो मदर में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए. नाउ सैचुरेशन लेवल जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग होता है, वो देखते हैं. तो अम्बिलिकल वेन में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसलिए 80% उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है सबसे ज़्यादा. देन उसके बाद डक्टस वीनोसस से ब्लड आ रहा था तो उसमें 75% हो जाता है सैचुरेशन, थोड़ा कम हो जाता है. देन इंफीरियर वीना कावा में जाता है तो वहाँ और कम हो जाता है सैचुरेशन 70%. एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में 70% ही रहता है क्योंकि इंफीरियर वीना कावा से उसके बाद सिलेक्टिवली वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेम रहता है इसलिए कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन. नाउ फिफ्थ, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे कंसनट्रेशन और कम हो जाता है, तो 55% ऑक्सीजन सैचुरेशन हो जाएगा. एंड नेक्स्ट डिसेंडिंग एओर्टा और अम्बिलिकल आर्टरी में सेम रहता है ऑक्सीजन सैचुरेशन 55%, दैट इज़ 50 to 60% की रेंज में. एंड सर्कुलेटरी चेंजेस बर्थ पे क्या आते हैं? तो 3 चेंजेस होते हैं. तो एक तो प्लेसेंटा कट ऑफ होता है, दूसरा बेबी ब्रीथ करने लगता है एंड तीसरा अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया जाता है. तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? प्लेसेंटा कट ऑफ होता है तो अम्बिलिकल वेसल्स का क्लोजर हो जाता है एंड ब्लड फ्लो नहीं करता अम्बिलिकल वेसल्स से, तो इसलिए डक्टस विनोसस का भी फिर क्लोजर हो जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है क्योंकि अम्बिलिकल वेसल्स जो है क्लोज हो गई है. ना बेबी ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है तो ऑक्सीजन एंटर करता है लंग्स में, जिसकी वजह से फिर पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी का भी प्रेशर कम होता है और राइट चैम्बर हार्ट प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है. एंड यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्लैम्प करते हैं तो उससे सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. तो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर बढ़ जाता है. तो उससे क्या होता है कि राइट एट्रियम में कम हो गया और लेफ़्ट एट्रियम वेंट्रिकल में ज़्यादा हो गया, राइट चैम्बर में कम हो गया.
तो फोरामेन ओवेल का इसलिए क्लोजर हो जाता है राइट एट्रियम में प्रेशर कम होने की वजह से एंड लेफ्ट चैम्बर में प्रेशर बढ़ने की वजह से। नाउ एक और चीज़ क्या होता है कि ऑक्सीजन जब एंटर करता है लंग्स में तो उसके कारण डक्टस आर्टेरियोसस का भी क्लोजर हो जाता है एंड सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण भी डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर होता है। नाउ सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने का एक और कारण होता है रिमूवल ऑफ लो प्रेशर प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन रिमूव कर दिया गया इसीलिए भी। नाउ प्रेशर जो होता है एओर्टा और लेफ्ट चैम्बर में वो ज़्यादा होता है आफ्टर बर्थ एंड बिफोर बर्थ पल्मोनरी आर्टरी और राइट चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। नाउ टाइमलाइन देखते हैं हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के क्लोजर की। तो अम्बिलिकल वेजल्स का जो फंक्शनल क्लोजर होता है, फंक्शनल क्लोजर स्ट्रक्चर क्लोजर हम अलग अलग देखेंगे। फंक्शनल क्लोजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और फंक्शनल क्लोजर का मतलब क्या होता है कि ब्लड फ्लो किसी भी स्ट्रक्चर से होना स्टॉप हो गया है एंड स्ट्रक्चर क्लोजर मतलब वो स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली क्लोज हो गया है। नाउ फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अम्बिलिकल वेजल्स का है। तो अम्बिलिकल वेजल्स पहले हम फंक्शनल क्लोजर का देखें तो अम्बिलिकल वेजल्स एंड दूसरा डक्टस विनोसस एंड थर्ड फोरामेन ओवेल है। तो तीनों ही फंक्शनल क्लोजर जो है एट और सून आफ्टर बर्थ हो जाता है, तो तुरंत ही हो जाता है आफ्टर बर्थ। एंड फोर्थ डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर जो है फंक्शनल क्लोजर वो 10 to 14 आवर्स आफ्टर बर्थ होता है। देन अम्बिलिकल वेजल्स का जो स्ट्रक्चरल क्लोजर है वो 5 से 10 दिन में होता है। देन सेकेंड डक्टस विनोसस का जो स्ट्रक्चरल क्लोजर है वो 3 से 7 दिन में होता है। फोरामेन ओवेल का डक्टर स्ट्रक्चरल क्लोजर होता है 3 मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स में, और कभी कभी वो ओपन भी रह जाता है। तो इसको जब ओपन रह जाता है तो उसको बोलते हैं पेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोरामेन ओवेल एक्चुअली। और ये कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ फोर्थ डक्टस आर्टेरियोसस का जो स्ट्रक्चरल क्लोजर है वो 10 to 21 डेज होता है आफ्टर बर्थ। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके रेमिनेंट को क्या बोलता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। सो फर्स्ट अम्बिलिकल वेजल्स के जो रेमिनेंट होता है तो अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट को बोलता है लिगामेंटम टेरिस एंड अम्बिलिकल आर्टरी के रेमिनेंट को बोलता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। देन सेकेंड स्ट्रक्चर डक्टस विनोसस के रेमिनेंट को बोलते हैं लिगामेंटम विनोसम। देन थर्ड फोरामेन ओवेल के रेमिनेंट को बोलता है फोरामेन ओवेलिस। देन फोर्थ डक्टस आर्टेरियोसस के रेमिनेंट को बोलता है लिगामेंटम आर्टेरियोसस। सो जो लास्ट स्ट्रक्चर एनाटोमिकली क्लोज होता है वो होता है फोरामेन ओवेल एंड जबकि लास्ट फंक्शनल क्लोजर जो होता है वो डक्टल आर्टेरियोसस का होता है। देन नेक्स्ट हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ के बारे में देखते हैं। सो प्रिवलेंस इसका 6 to 8 पर 1000 लाइफ बर्थ होता है। इनहेरिटेंस इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, मतलब मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, किसी एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो कोई भी सिस्टमिक डिसीज़ में मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस ही होता है। मोस्ट कॉमन जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है वो होती है VSD, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देन मोस्ट कॉमन साइनोटिक जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है वो होते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, दैट इज़ TOF। नाउ CHD के एसोसिएशंस क्या होते हैं, किस किस से एसोसिएटेड हो सकता है। फर्स्ट जेनेटिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड हो सकता है। उसमें है क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो डाउन सिंड्रोम इन्वॉल्व होता है जो कि एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट करता है एंड ट्राइसोमी 21 के कारण होता है ये। इसमें क्या क्या डिफेक्ट देखने मिलता है, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। देन दूसरा EV वॉल्व के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, स्पेशली रिगर्गिटेशन होता है वॉल्व का, मतलब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व का। नाउ एट्रिया एंड सेप्टम के बीच, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है ना सेप्टल का भी डिफेक्ट आ जाता है, ये दोनों डिफेक्ट होता है। नाउ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व में डिफेक्ट आता है एंड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाता है। नाउ थर्ड नूनन सिंड्रोम में क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, ESD दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आता है एंड HOCM हो जाता है, हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियोमायोपैथी। देन फोर्थ एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी 18 की वजह से एडवर्ड होता है, ट्राइसोमी 13 की वजह से पटाउ सिंड्रोम होता है। दोनों में VSD एक वो मिलता है फीचर, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलता है।
नाउ फिफ्थ डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, ये कोलोट्रंकल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। देन सिक्स्थ है विलियम सिंड्रोम, ये सुप्रावैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस प्रोड्यूस करता है। देन सेवन्थ हॉल्ट ओरम सिंड्रोम है, दैट इज़ एडी, तो ये स्केलेटल एनोमलीज प्रोड्यूस करता है, साथ में एट्रल सेप्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलियल एसोसिएशन होता है। नाउ एट्थ एलोगिल सिंड्रोम है, तो ये पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने CHD एंड फीटल सर्कुलेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।